हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? Once again I'm here Dinesh Surasya with my YouTube channel Dinesh for Maths. So once again I'm here for class 10th and the topic will be coordinate geometry. Okay, already I have uploaded 3 videos of coordinate geometry, and in my first video I have told you something about basic coordinate geometry and the distance formula. In second video I have told you about the basic questions on the basis of distance formula. And in third video I have told you what is section formula. With the help of the similarity property I have explained and I have derived section formula. Okay, तो सिमिलैरिटी हमें पढ़ना है अभी. थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. जैसे ही आप सिमिलैरिटी पढ़ते हैं एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन. तो फिलहाल हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं. उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन के बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा मैं सिमिलैरिटी भी आपको अभी बताता हूं जिसको कि आप सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कैसे हुआ एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है. d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, distance from origin you can write from 0, 0 origin under root x1 square plus y1 square. ओके, एंड मैंने आपको बताया है सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? आपको पॉइंट निकालना है p x, y एंड द सेक्शन फॉर्मूला इज, रिवाइज करिए भाई. सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट. मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि रेशियो आपका हो गया 1:1. तो रेशियो जब 1:1 हो गया तो m1 और m2 1+1 हो जाएंगे. तो मिड पॉइंट था हमारा, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. ठीक है, ये था हमारा मिड पॉइंट. हमने इस पे यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे भी कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं बेसिक, और हमने प्रूव किया था कि अगर लाइन कोलिनियर है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पे भी क्वेश्चंस लगाए थे. और ये है सेक्शन फॉर्मूला. रेशियो आपको गिवन होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो वो पॉइंट निकालना जहां से कि इस गिवन रेशियो में डिवाइड होता है. और ये मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए, किसी भी पॉइंट 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए. और एक आपने पढ़ा है वो था सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है भाई? सेंट्रॉइड मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में आप 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं. मीडियन क्या होता है? अगर आप इस वर्टेक्स से सामने कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो सामने वाली लाइन को आधा आधा यानी कि हाफ हाफ कट कर दे, तो ये आपका मीडियन है. बी से भी आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं और सी से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. ये तीनों मीडियंस आपस में मान लेते हैं कि एल, एम और एन है. तो मीडियंस जो है वो तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट से होके जाते हैं हमेशा, यानी कि कॉन्क्रुएंट होते हैं. कॉन्क्रुएंट मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट से होके जाएं, देन दे आर कॉल्ड कॉन्क्रुएंट लाइन्स. तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं जी, यानी कि यह हमारा सेंट्रॉइड होता है. सेंट्रॉइड मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ट्रायंगल की होती है वो जहां मीडियंस कट करते हैं वहीं पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो सेंट्रॉइड के लिए आपने पढ़ा था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. फिलहाल हम लोगों ने इतने फॉर्मूलाज पढ़े हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में. तो जो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में यूज किया है सिमिलैरिटी, वो ये है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हों, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल PQR, और अगर इस ट्रायंगल ABC और PQR के मान लेते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी. देखिए आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, अगर उन 2 ट्रायंगल्स में आपने दोनों ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. ठीक है, तो 2 अगर इक्वल है तो तीसरा इक्वल होगा ही. तो अगर आपने 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए
तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी चैप्टर में, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज था सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है। बस आप जानते रहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स में ए बी के करस्पॉन्डेंस में दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड है पी क्यू, फिर बीसी के करस्पॉन्डेंस में इस वाले ट्रायंगल का साइड है क्यू आर, और फिर एसी के करस्पॉन्डेंस में इस वाले ट्रायंगल का साइड है पी आर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलरिटी के केस में ये हमें पता होना चाहिए और इसी को हमने यहां अप्लाई किया था, ठीक है, फिलहाल। हाँ, तो इन फॉर्मूलाज के बाद अब हमें जानना है इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सीरियल से फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे, ये सब के सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद और भी ढेर सारी चीजें आएंगी जिसमें हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है। हाँ, जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या जानते हैं एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, तो आप जानते हैं कि जो लाइन है वो इस तरह से जा सकती है, ठीक है। लाइन अगर इस तरह से जा रही है तो ये आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से कोई ना कोई डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 होता है इनफाइनाइट का, और इधर होता है नेगेटिव, और ये ऊपर होता है प्लस प्लस, नीचे होता है नेगेटिव। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि इंक्लिनेशन क्या है, तो इंक्लिनेशन वो एंगल है जो लाइन, जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, नेगेटिव डायरेक्शन ये है, हम ये एंगल नहीं ले सकते, इंक्लिनेशन ये नहीं है। इंक्लिनेशन क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो ये लाइन इस लाइन से, यानी कि ये एक्स एक्सिस इस लाइन से जितना डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड आवर इंक्लिनेशन। तो थीटा क्या है आपका, इंक्लिनेशन है। अच्छा, मैंने अभी बात की कि स्लोप क्या होता है। अब अगर हम स्लोप की बात करें तो जब तक आपको इंक्लिनेशन नहीं पता होगा आप स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो स्लोप होता है वो होता है यही एंगल थीटा tan के साथ, ठीक है। तो tan थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप, या इसी को हम लोग बोलते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। ये दो चीज आप याद रखिए। और m निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो, अगर आपके पॉइंट हो x1, y1 और x2, y2, तो बहुत आराम से मान लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हमारा जो स्लोप होता है m, उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज अपॉन x2 माइनस x1। इसका डायरेक्टली हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ और देखते हैं स्लोप के लिए। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लाइन जा रही है ऐसे, तो आप कहेंगे सर इसमें स्लोप कितना है, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही स्लोप होता है। नाउ दिस इज व्हाट, इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी कर देंगे तो tan थीटा कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा m इज इक्वल टू, और थीटा हमारा क्या है, इंक्लिनेशन है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो यहां से लाइन ऐसे उठा के और इस तरह से करेंगे, तो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा इंक्लिनेशन, या इसी के साथ tan ले लेंगे तो हो जाएगा स्लोप, ठीक है। y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है स्लोप के लिए, और x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है स्लोप के लिए। आगे देखिए, अब आप सबको अगर ये पता हो कि ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये है x डैश, ये है y डैश, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है। अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए, ये 1 2 3 4 5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 91 92 93 94 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 89 90 91 92
अगेन दिस इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है तो पहले हमें चाहिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन, फिर चाहिए वाई एक्सिस का इक्वेशन। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट मैंने 1 लिखा है तो एक्चुअली दिस इज पॉइंट 1,0, दिस इज पॉइंट 2,0। आप जानते हैं कि ये एब्सिसा है और ऊपर ऑर्डिनेट है, तो एब्सिसा तो 1, 2, 3, 4 हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो फिक्स है और जो कहीं भी चेंज नहीं हो रही है इस पूरे एक्स एक्सिस पे। आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक्स एक्सिस पे अगर हम ऊपर की तरफ ना जाएं और एक्स एक्सिस पे ही बने रहें तो एक चीज एकदम कॉमन है जो कभी नहीं बदल रही है और वो है y इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि पूरे एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, दिस इज 3,0, दिस इज 4,0, दिस इज 5,0 और इधर भी ले लीजिए, दिस इज -1,0, दिस इज -2,0। तो इस तरह से एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम अगर बात करें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने x एक्सिस के लिए कहा y इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के लिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। क्यों, जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जो हमने 1 लिखा है इसको हम 0,1 बोल सकते हैं, इसको 0,2 बोल सकते हैं, इसको 0,3 बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज फिक्स है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 0। उल्टा है, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो चीजें भी याद रखिए। यस, तो x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड केस, अब हमारे पास फिर से वही कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। अब जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास कोई लाइन है जो इस तरह से जा रही है, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है। मैंने कहा कि ये लाइन है ये 2 से जा रही है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स है, कभी नहीं बदल रही है। आप देखिए, अगर हम यहां पे 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, इस तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा 2,0। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा 2,1। इस पॉइंट की बात करें तो है हमारा 2,2। इस पॉइंट की बात करें तो हमारा है 2,3। इस तरह से यहां भी करेंगे 2,-1। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं नहीं बदल रही है। आप देख रहे हैं कि जो 2 है हमारा कॉमन है, यानी कि एब्सिसा कहीं नहीं बदल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात करें तो आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 2, यहां के अकॉर्डिंग अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 इस पूरी लाइन पे इनफाइनाइट तक नीचे और इनफाइनाइट तक ऊपर, ये कॉमन है, कहीं नहीं बदल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू समथिंग a। यहां मैंने 2 लिया था, अगर यही डिस्टेंस हम a ले लें तो x इज इक्वल टू a हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और इसी तरह से अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो जरा देखिए, तो अगर x एक्सिस से पैरेलल करेंगे तो मान लेते हैं कि ये लाइन पैरेलल जा रही है और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो b है। जैसे हमने a लिया था वैसे b ले लेते हैं, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर ये b लेते हैं तो यहां पे क्या चीज नहीं बदलेगी, ये b डिस्टेंस कहीं नहीं बदलेगा और x वैल्यू हर जगह पे चेंज होती रहेगी। तो इस लाइन का जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू समथिंग या y इज इक्वल टू b, ठीक है। y इज इक्वल टू b, x एक्सिस से पैरेलल लाइन का इक्वेशन, x इज इक्वल टू a, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको याद रखना होगा। इसके अलावा
फिर से सुन लीजिए, मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a ना, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये चारों पॉइंट आप याद रखिए। इसके अलावा हमारे पास हैं, ये तो हो गया जब x एक्सिस का इक्वेशन बताना हो, y एक्सिस का इक्वेशन बताना हो, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो। लेकिन आपको हर एक बार ऐसा तो मिलेगा नहीं। अब अगर लाइंस कुछ एंगल बनाते हुए क्रॉस करें, ठीक है, अब अगर लाइंस कुछ एंगल बनाते हुए क्रॉस करें, जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लाइन इज गोइंग थ्रू दिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है, ठीक है। अब इस तरह की अगर कोई लाइन है जो यहां से थीटा एंगल बना रही है, और क्या खास बात है, ये हमारा है ओरिजिन O और यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस इसने कट किया है, मान लेते हैं कि C कट किया है, C डिस्टेंस। तो इस तरह के इक्वेशन में हमारे पास इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन अगर थीटा है, ध्यान से देखिए इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है भाई, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो हमारा है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन है थीटा, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा यानी कि m हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। इंक्लिनेशन मिल गया, स्लोप मिल गया, और ये जो है ये y एक्सिस पे इसने कुछ कट किया है, इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे कट किया, कितना डिस्टेंस है ये c, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस c है, जिसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट है हमारा c। तो इस तरह की लाइन जिसका स्लोप पता हो और जिसका y इंटरसेप्ट पता हो, उसका इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहां पे ये m क्या है भाई, स्लोप है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस पे हम कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, कुछ भी, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया है। ये हमारे पास अगर एग्जांपल है और इस इक्वेशन ऑफ लाइन से आपको बोले कि जरा स्लोप बताइए और y इंटरसेप्ट बताइए, तो क्या करेंगे आप, इसको जरा देखिए, इसको आप कंपेरिजन कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, लेकिन कंपेयर करने के लिए इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, ये 3 आएगा इसके नीचे, 3 आएगा इसके नीचे। कंपेयर करते हैं तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस 2/3, और जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 8/3। हमें स्लोप भी मिल गया और हमें y इंटरसेप्ट भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम y इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इधर देखिए, जो मेनली हमारे पास फॉर्म्स हैं वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अलावा दूसरा है हमारे पास x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। और तीसरा है हमारे पास x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है हमारा केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये है हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म। अब ये पहला तो हमने डिस्कस किया, इसमें ये m और c क्या है, दूसरे में ये a और b क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कोई लाइन हो जो इस तरह से जा रही है, ठीक है, तो आप देखिए अगर ये लाइन हमारी इस तरह से जा रही है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। तो ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हुआ है, दैट इज a, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन x अपॉन a। और ये ओरिजिन से y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट है वो b है, इसलिए इसको बोलते हैं y अपॉन b, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। और इस तरह के इक्वेशन में लिखने के बाद हम आराम से बता सकते हैं कि x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है और y एक्सिस पे भी
कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है। तो हमारा क्या है, ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म। केवल हम इसमें x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट हुआ है वो निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है एग्जांपल। तो इसको अगर हमें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ 1 चाहिए तो क्या करेंगे, इस 2x को भी 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4y को भी 8 से डिवाइड कर दीजिए और 8 को भी 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा, इसको कट कर सकते हैं, तो x अपॉन 4 ये y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 से, तो a की वैल्यू आएगी 4 और b की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन वो कितना कट कर रही है 4 पे, और y एक्सिस पे कितना कट कर रही है 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम आराम से बता सकते हैं कि कितना कितना इंटरसेप्ट कट हो रहा है। तो पहले वाले से क्या बता सकते हैं, m बता सकते हैं और c बता सकते हैं, यानी कि स्लोप और y इंटरसेप्ट। दूसरे वाले से क्या बता सकते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। और तीसरे वाले से देखिए क्या बता सकते हैं, तो तीसरा तरीका हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इसमें क्या मतलब है, अगर हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से हम कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ये गिवन है। केवल आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, उस लाइन के बारे में आप बता सकते हैं उसकी स्लोप कितना है, उसका y इंटरसेप्ट कितना है, उसका x इंटरसेप्ट कितना है, और ये तीसरा देखिए क्या क्या बता सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश y डैश। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में ये अल्फा क्या है और ये p क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम ओरिजिन से, क्योंकि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, तो अगर हम ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, इसको आप बोल दीजिए OL। तो इस परपेंडिकुलर फॉर्म का मतलब है ये जो P है, ओरिजिन से यहां तक जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं P, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे P। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे अल्फा, एंड दिस अल्फा इज दैट एंगल, द एंगल ड्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस टू द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो ओरिजिन से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर लाइन जो एंगल बना रही है x एक्सिस से वो अल्फा है, और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो p है। तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मान लेते हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कुछ भी, ठीक है। इसको हमें लिखना है परपेंडिकुलर फॉर्म में। परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए आप। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो जरा देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 है, और कांस्टेंट टर्म 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर्स के सम से, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट 1, इसका भी स्क्वायर करके दोनों में जोड़ देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1, दोनों को जोड़ने के बाद अंडर रूट करने के बाद सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 1 2, यानी कि अंडर रूट 2, y अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 2। इसको आप कंपेयर कर दीजिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से, तो हमारे पास जो p आ जाएगा वो क्या आएगा भाई 3 अपॉन अंडर रूट 2, और cos अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, और जो sin अल्फा आएगा वो भी आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। हाँ, इसका मतलब कि हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए cos अल्फा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, और 1 बाई अंडर रूट 2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो 45 डिग्री की, cos 45 डिग्री, यानी कि जो अल्फा है वो कितना डिग्री है 45 डिग्री। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये एंगल 45 डिग्री बना रही है, और ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 3 बाई अंडर रूट 2 है। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए तो जो मैंने आज बताया वो, और इसके अलावा जो मैंने 3 वीडियोस आपको अपलोड किए हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एग्जांपल्स, वो अच्छे से लगा के प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, और दोबारा मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। थैंक यू, बाय।